हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और अपने बेसिक्स जो हैं उनको भी आप ज़रूर क्लियर कर रहे होंगे। तो आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। आज का मैंने टॉपिक लिया है साउंड चैप्टर से, 8th क्लास का ये चैप्टर लिया है मैंने। देखो, सबसे पहले साउंड क्या होती है, साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो देखो, साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब कोई वस्तु जो होती है वो वाइब्रेट करती है तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वाइब्रेशन से, कंपन से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन जो है एक तरह का एक ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें कोई वस्तु जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है वो चलती है। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु जो है वो आगे पीछे जब होती है, इस तरह से आगे पीछे जब होगी तो वो वाइब्रेशन जो है वो कॉज करेगी। टू एंड फ्रो मोशन जो होगी, है ना, टू एंड फ्रो मोशन जो होगी किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या करेगी? वाइब्रेशन जो वो करती है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन भी हम बोलते हैं ना। ऑसिलेटरी मोशन भी हम उसी को ही बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो उसी के द्वारा जो है वो साउंड जो वो प्रोड्यूस होती है। अब देखो, साउंड का जो कंसेप्ट है ना, साउंड को आप इस तरह समझो कि साउंड, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो साउंड आप तक जो पहुँच रही है वो कैसे पहुँचती है? वो एक मीडियम के द्वारा जो है वो पहुँचती है ना। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एयर्स के जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये वाइब्रेट करते हैं। यहाँ से जैसे साउंड जा रही है तो ये पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो वो टकराते हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ टकराते हैं और यही साउंड को जो है वो क्या करते हैं? आगे तक जो है वो ले जाते हैं। अब जितनी ज़्यादा पावरफुल मेरी साउंड होगी वो उतनी ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है कि साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हम अपनी बात करें कि हमारे अंदर जो है, ह्यूमंस के अंदर जो है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स जो वो होती हैं ना। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। और इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं ना, एडम्स एप्पल भी हम इसको बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? यहाँ हमारे यहाँ पे होता है, जहाँ पे विंड पाइप का जो अपर का पोर्शन होता है ना, विंड पाइप जो होती है जिससे एयर जो है वो लंग्स में जाती है, तो वहाँ ऊपर जो है ये वोकल कॉर्ड जो है वो हमारा होता है। इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं या वॉइस बॉक्स भी इसको बोलते हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, यहाँ पे देखो एक स्लिट होता है, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से एक स्लिट सा बना होता है इसमें। और बीच में इसमें ये जो स्लिट बना होता है, जो अपर्चर होता है इसमें बीच में एक, वो अपर्चर जो है वो क्यों होता है? वो होता है एयर के पैसेज के लिए। ठीक है, एयर पैसेज, यहाँ से हवा जो है, वायु जो है वो एंटर कर सके। ठीक है, और उसी से ही साउंड जो वो प्रोड्यूस होती है। अब देखो, अगर ये जो वोकल कॉर्ड्स होता है, अगर तो ये थिक है, ठीक है, अगर ये थिक है तो साउंड जो होगी वो अलग तरह से प्रोड्यूस होगी, अलग साउंड होगी। अगर ये थिक होगा तो वोकल कॉर्ड्स जो, अगर ये थिक होगा, और अगर ये थिन होगा, अगर ये पतला होगा, तो ये कैसा होगा? इसमें जो साउंड होगी उसकी क्वालिटी जो है वो अलग होगी। तो यहाँ पे अलग साउंड जो है वो पैदा होती है। तो वोकल कॉर्ड्स का टाइट होना और लूज होना, या इसका थिक होना या थिन होना जो है वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी पॉसिबल जो वो होता है, रीजनेबल जो वो होता है। तो ये वोकल कॉर्ड्स के बारे में था, ह्यूमंस के बारे में, किस तरह से साउंड जो वो प्रोड्यूस होती है। जो यहाँ पे स्लिट होता है, हल्का से जो कॉर्ड्स होती हैं उनकी वाइब्रेशन जो होती है, ठीक है, जब वो उनसे एयर क्रॉस होती है और वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो उनके वाइब्रेट होने से जो है वो साउंड जो वो प्रोड्यूस होती है ना। तो वोकल कॉर्ड्स का थिक होना और थिन होना जो है वो वही रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड की जो इसमें प्रोडक्शन होगी, अलग अलग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था कि वोकल कॉर्ड किस तरह से ये काम करता है।
उसके बाद नेक्स्ट है जो मेन बात है यहाँ पे, वो क्या है कि साउंड के लिए एक मीडियम की आवश्यकता भी पड़ती है ना। बिना मीडियम से जो है साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जो वो नहीं जा सकती है, प्रोपेगेट वो नहीं करती है। तो यहाँ पे मीडियम की बात करें तो एयर है ना, एयर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में। और मैंने बताया कि वो जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो ही वाइब्रेट करते हैं, है ना, वो ही वाइब्रेट करेंगे और उनके वाइब्रेट होने से ही साउंड जो है वो आगे जाएगी। अब वो कहाँ तक जाएगी, दैट डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ द साउंड। जो साउंड की जो कितना पावरफुल साउंड है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। और अगर एयर नहीं होगी, ऐसी जगह जहाँ पे एयर भी नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम, है ना। उस मीडियम को हम मीडियम नहीं उसको बोलेंगे, वहाँ पे जहाँ पे एयर भी नहीं होगी वो स्पेस जो है वो वैक्यूम जो है वो कहलाता है, निर्वात जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता भी पड़ती है ना, एक माध्यम की आवश्यकता भी पड़ती है। उसके बाद देखो बड़ा इम्पोर्टेंट जो फीचर है साउंड का, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रिक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में। फ्रिक्वेंसी कैसे समझेंगे आप, देखो जो मैंने आपको बताया ना वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो वाइब्रेशन जो होगी, वाइब्रेशन जो होगी पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन जो होती है उसको हम उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बोलते हैं ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे मैं इसको मैं वाइब्रेट हल्का हल्का कर रहा हूँ, है ना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम है। लेकिन अगर मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी इसकी फास्ट जो वो हो जाती है ना। तो फ्रिक्वेंसी को आप इस तरह से समझो कि वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कोई वस्तु जो हो कितनी बार जो वो वाइब्रेट करती है, कितनी बार वो कंपन करती है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो वो कहलाती है। और ये फ्रिक्वेंसी जो है इसको हम मापते हैं हर्ट्स में, ठीक है, हर्ट्स में जो है इसको हम मापते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से। हर्ट्स से जो है इसको फ्रिक्वेंसी को हम मापते हैं। अब देखो अगर मैं 1 हर्ट्स को डिफाइन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि 1 हर्ट्स क्या है, तो 1 हर्ट्स पता क्या है, 1 वाइब्रेशन, ठीक है, 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन होगी 1 सेकंड में। एक सेकंड में एक वाइब्रेशन अगर होती है, मतलब एक सेकंड में कोई वस्तु एक ही बार वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, तो उसको बोलते हैं 1 हर्ट्स। इसी तरह से 20 हर्ट्स, 20 हर्ट्स का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, 20 टाइम्स जो वो वाइब्रेट कर रही है एक सेकंड के अंदर। अगर एक सेकंड में कोई वस्तु 20 टाइम वाइब्रेट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं 20 हर्ट्स। तो ये फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट जो वो होता है। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड भी एक बड़ा अच्छा करैक्टर है, एक अच्छा फीचर है साउंड का। एम्पलीट्यूड को आप इस तरह से मान के चलें कि एम्पलीट्यूड एक तरह की क्वांटिटी है ना, और इसको हम मापते हैं मीटर में। अब एम्पलीट्यूड बेसिकली हुआ क्या, एम्पलीट्यूड जो है दैट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है। जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है ना उसके द्वारा जो है मैक्सिमम, जैसे अगर इसको मैं इस तरह से आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ पे, अगर इस तरह से मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे जो साउंड की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई, ये वाला है ना, यहाँ पे ये साउंड की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई वो इतनी हुई, और ये नीचे को हुई यहाँ पे। तो ये जो हुई इसको मैं बोलूँगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको मैं एम्पलीट्यूड जो वो बोलता हूँ कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वो कितनी हुई किसी सस्पेंड जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसके द्वारा। और इसको मैंने किस में मापा, इसको मापते हैं हम मीटर में जो वो मापते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी जो है ये दोनों बड़े अच्छे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किसके हैं, फ्रिक्वेंसी के, साउंड के।
अब देखो कई बार क्या होता है ना कि हम एक ही टाइम पे बिना किसी ऑब्जेक्ट को देखे हम 2-3 साउंड जो वो एक साथ सुन लेते हैं। जैसे आप मानो क्लास में बैठे हुए हैं तो आप टीचर्स की आवाज़ भी सुन पा रहे हैं। अगर आप बाज़ार के साथ आपका स्कूल है तो आप वहाँ पे गाड़ियों के हॉर्न भी सुन रहे हैं। स्कूल की जो बेल है वो भी आपको सुनाई दे जाती है। अगर बाहर हवा चली है तो उसकी साउंड भी आपको सुनाई दे जाती है ना। ये सारी साउंड जो हैं बिना देखे हम सुन सकते हैं। और ये किसके कारण सुन सकते हैं? ड्यू टू दीज टू फीचर ऑफ साउंड, दैट इज फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, आयाम जिसको हम बोलते हैं, और फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, इसके द्वारा जो है हम इसको सुन सकते हैं। और लाउडनेस एंड पिच क्या होता है? देखो ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस मतलब तीव्रता, किसी आवाज़ की जो लाउडनेस होती है, जैसे कोई धीरे बोल रहा है या स्लो बोल रहा है। तो लाउडनेस एंड पिच इज आल्सो डिफाइंड बाय दिस एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड के द्वारा ही लाउडनेस जो है वो डिफाइन की जाती है। जैसे एम्पलीट्यूड अगर लार्ज है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर की जा रही है पार्टिकल्स के द्वारा, वो बड़े दूर तक जो वो साउंड जा रही है, तो साउंड क्या होगी? साउंड इज आल्सो लार्ज। ठीक है, साउंड भी ज़्यादा होगी अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। वही ना, वही जो डिस्टेंस वाली मैंने बात यहाँ पे भाई, अगर ऐसे जाएगी ये कर्व, ऐसे जाएगी, बड़ी ऊंची कर्व जाएगी ये, तो दैट मीन्स कि जो साउंड होगी वो भी लार्ज होगी। और अगर ये एम्पलीट्यूड कम होगा, अगर ये एम्पलीट्यूड कम होता है इस तरह से ही कम होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये स्मॉल कर्व जाती है, एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, तो साउंड भी क्या होगी? स्मॉल ही होगी। ठीक है, स्मॉल ही यहाँ पे साउंड जो वो होगी। तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो, एम्पलीट्यूड के द्वारा ही लाउडनेस जो है वो डिफाइन की जाती है। अब सेकंड देखो, जो पिच वाला कंसेप्ट है, अगर तो फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट ले, फ्रिक्वेंसी फिर समझ लो आप चाहे। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताई ना, ऐसे जैसे ऐसे टक टक मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ फ्रिक्वेंसी जो है वो मेरी कम है एज कंपेरिजन टू यहाँ पे मैं पर सेकंड जो है उसको वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रिक्वेंसी जो वाइब्रेशन की अगर ज़्यादा है, ज़्यादा बार वाइब्रेशन हो रही है, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? साउंड जो होगी ज़्यादा, साउंड इज़ मोर श्रिल। श्रिल मतलब ज़्यादा नॉइजी होगी वो, है ना, ज़्यादा शोर वाली होगी, ज़्यादा नॉइजी जो वो होगी। और उसकी पिच भी क्या होगी? उसकी पिच भी हायर होगी। जैसे ये केस किस में होता है? वुमेन के केस में ना। वुमेन में भी क्या होता है? जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, साउंड ज़्यादा श्रिल होती है, तीखी होती है, नॉइजी होती है, और उसकी पिच भी ज़्यादा हायर जो वो होती है, हाई पिच जो वो होती है वुमेन के केस में। और सेकंड केस में अगर हम देखते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी, अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो साउंड जो होगी वो क्या होगी? साउंड जो होगी वो कम होगी, डीप होगी वो, और उसकी पिच भी कम ही होगी। पिच इज आल्सो स्मॉल। अब ये एग्जांपल अगर आप देखते हैं ना, लो वाला, ये एग्जांपल आप देखते हैं कहाँ पे? जो आपका स्कूल का जो बैंड होता है ना, उसको हम क्या, जब उसको हम बजाते हैं ना ऐसे 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 ऐसे, तो उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है ना। ऐसे ऐसे तो हम उसको बजाते नहीं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको बजाते हैं, तो वो साउंड जो होती है वो ज़्यादा डीप होती है, ज़्यादा गहरी होती है, और उसकी पिच भी कम ही होती है। इसका एग्जांपल आप देखते हैं लॉइन। लॉइन जब रोर करता है ना, दहाड़ता है, तो उसकी साउंड बड़ी डीप होती है और पिच जो वो स्मॉल होती है। और वैसे ही मैन के केस में भी होता है, जो हमारी वॉइस होती है ना, मैन के केस में मनुष्य की जो आवाज़ होती है उसमें भी फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा डीप होती है।
ठीक है। और पिच भी हमारी इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती है, स्मॉल ही पिच हमारी होती है। अब देखो लॉudनेस जो होती है ना, लॉudनेस जो होती है दैट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? लॉudनेस जो होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, है ना। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, एम्पलीट्यूड अगर डबल हो जाता है, एम्पलीट्यूड अगर डबल हो जाता है तो लॉudनेस भी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है ना, बढ़ जाती है। ये भी तो एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली जो है वो डिपेंड करता है लॉudनेस जो है डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के ऊपर जो वो डिपेंड करती है। अब साउंड को इसका जो उसको हम मापते हैं, इसकी जो लॉudनेस होती है उसको हम किस में मापते हैं? आपको पता, डेसिबल में जो है इसको हम मापते हैं, और इसको सिंपली हम ऐसे लिखते हैं डी स्मॉल बी कैपिटल, डेसिबल में जो है इसको हम मापते हैं। अब कुछ एक साउंड हैं, जैसे हम नॉर्मल जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल जो हम सांस ले रहे हैं ना, तो सांस की आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे जाती है, क्योंकि उसकी जो तीव्रता होती है वो 10 डेसिबल तक जो वो होती है। नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है वो 10 डेसिबल की होती है। और अगर हम हल्का सा विस्परिंग करते हैं, है ना, धीरे धीरे अगर हम बोलते हैं, तो उसकी जो तीव्रता होती है वो लगभग कितनी होती है? 30 डेसिबल तक होती है ना। उसको हम सुन लेते हैं, वैसे वो ज़्यादा जो है वो लाउडली नहीं होती है। और जो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है हमारी, नॉर्मल जो हम बात करते हैं, उसका जो लाउडनेस होती है वो होती है 60 डेसिबल तक जो वो होती है। और बिजी ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की जो आवाज़ आती है वो 70 डेसिबल तक जो वो हो सकती है। और जो फैक्ट्रियों की आवाज़ होती है, एवरेज जो आवाज़ होती है फैक्ट्रियों में वो होती है 80 डेसिबल तक। और इससे ऊपर जो साउंड होती है वो नॉइजी होता है, वो शोर होता है ना, वो हमारे लिए खतरनाक जो है वो होती है। तो वो उससे हमारे कान भी ख़राब जो है वो हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल रेंज जो है जिसमें हमारे कान जो है वो सही काम जो है वो करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। जिस साउंड को हम सुन सकते हैं और जिस साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें कि हमारे जो कान होते हैं, ह्यूमन के जो कान होते हैं, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को ही सुन सकते हैं। और उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड जो वो सुनते हैं। इनकी श्रव्य ध्वनि जो वो होती है, इसी में हम उसको सुन सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कोई वस्तु अगर 1 सेकंड में 20 बार अगर वो वाइब्रेट करती है ना, तो उसी को हम सुन पाएंगे। और फिर कितने तक? 20,000 हर्ट्ज तक। अगर 1 सेकंड में कोई वस्तु 20,000 तक वो वाइब्रेट करती है तो उसी साउंड को हम सुन पाएंगे। इससे ज़्यादा की अगर वो साउंड होती है, मतलब 20,000, कोई वस्तु 1 सेकंड में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाइब्रेट करेगी तो उस साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। तो उस साउंड को कौन सुन सकता है? डॉग जो है वो उसको सुन सकते हैं वो, ठीक है। तो वो साउंड जो होती है वो इनऑडिबल साउंड होती है। 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा साउंड होगी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होगी दैट इज इनऑडिबल साउंड। इंफ्रासाउंड भी जिसको हम बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड होगी। और उसको कौन सुन सकता है? डॉग जो वो सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड भी क्या होती है? वो भी इनऑडिबल होती है ना, लेस देन 20 हर्ट्ज। इससे कम वाली साउंड भी वो इनऑडिबल ही होती है और उसको भी हम नहीं सुन पाते हैं। तो उसको जो सुन पाएंगे या उसमें जो कन्वर्सेशन करते हैं वो राइनोसेरोस वगैरह जो है वो करते हैं, जो गैंडा जिसको हम बोलते हैं, वो जो है वो इसमें कन्वर्सेशन जो वो कर सकते हैं। तो ये साउंड वाला जो चैप्टर था ना, इसमें ये बिल्कुल बेसिक सा 8th स्टैंडर्ड तक जो है ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो है। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले आप इसको ज़रूर जो है वो एक बार देखें, तो आपके लिए चैप्टर जो बिल्कुल ईजी होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।